हम इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुजों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स अर्थात शब्द की शुरुआत जैसे क्वाड या चतुर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुछ है जिसकी चार भुजाएं हैं। जी हाँ, ये आकृतियां हैं। तो हम द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल आकृतियों की बात करेंगे जिनकी चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण हो। उदाहरण के लिए देखिए, 1, 2, 3, 4 ये एक चतुर्भुज है। हालांकि ये भुजा थोड़ी टेढ़ी हो गई। 1, 2, 3, 4 ये भी एक चतुर्भुज है। 1, 2, 3, 4 ये सभी चतुर्भुज हैं। इन सब की चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण हैं। एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूं क्योंकि ये थोड़ा छोटा बन गया। तो इस चतुर्भुज में ये है पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये सबसे बड़ा कोण। यदि आप चतुर्भुज के भीतरी कोणों को ध्यान से देखें तो। और अब चतुर्भुजों को उनके गुणों के आधार पर हम विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। चतुर्भुजों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वो है अवतल यानी कॉनकेव और उत्तल यानी कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और कॉनकेव चतुर्भुज या पंचभुज या ऐसी ही कोई भी आकृति एक ओर से अंदर की तरफ होती है यानी केव्ड इन। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ये एक कॉनकेव चतुर्भुज है। इसकी ये भुजा अंदर की तरफ है। और कॉनकेव चतुर्भुज को परिभाषित करने का दूसरा तरीका है, मैं पहले इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूं, बन गया। ये है कॉनकेव चतुर्भुज। इसका एक भीतरी कोण अधिक है 180 अंश से। तो यहां पर ये वाला भीतरी कोण अधिक है 180 अंश से। ये एक अच्छा उदाहरण है। अगली वीडियो में मैं और उदाहरण दिखाऊंगा। तो किसी भी अवतल चतुर्भुज में इसका कम से कम एक भीतरी कोण 180 डिग्री से अधिक होता है और इसकी कोई भी भुजा दूसरे के समांतर नहीं होती। दूसरी तरह का चतुर्भुज होता है जिसके सभी भीतरी कोण 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री का होने से क्या होगा? तो यदि कोण 180 डिग्री का हो तब ये दो भुजाएं नहीं होती, तब ये एक ही भुजा होती और ये एक त्रिभुज होता। परंतु अगर सभी भीतरी कोण 180 डिग्री से कम है तो ये एक कॉन्वेक्स यानी उत्तल चतुर्भुज है। तो यहां पर कॉन्वेक्स चतुर्भुज हैं ये वाला और ये वाला। तो यहां देखिए, कॉन्वेक्स चतुर्भुज कुछ इस तरह का बनेगा। उत्तल चतुर्भुज, सबसे पहले चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार कोण। और अब उत्तल यानी कॉन्वेक्स चतुर्भुजों को और भी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स यानी उत्तल चतुर्भुजों की। ये सारी जगह अभी उन्हीं से भर जाएगी। उत्तल चतुर्भुज की श्रेणी है विषम चतुर्भुज यानी ट्रेपेजॉइड। और विषम चतुर्भुज एक उत्तल चतुर्भुज है और इसकी परिभाषा को लेकर विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विषम चतुर्भुज यानी ट्रेपेजॉइड की दो भुजाएं या यूं कहें कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। उदाहरण के लिए यहां देखिए, यहां ये वाली भुजा इस चतुर्भुज में समांतर है इस भुजा के। और यदि यहां पर हम मान लें कि ये विषम भुज ए बी सी डी है, तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड ए बी समांतर है रेखाखंड डी सी के और इसीलिए ये एक विषम चतुर्भुज है। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इसकी केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, कुछ का कहना है कि कम से कम दो भुजाएं समांतर होती हैं। परंतु यदि आप मूल परिभाषा को देखें तो ज्यादातर लोग भी इसी परिभाषा को मानते हैं। जब भी विषम चतुर्भुज की बात होती है तो केवल दो समांतर भुजाओं की बात होती है। लेकिन यदि आप इस परिभाषा के विस्तृत रूप को माने तब शायद ये भी विषम चतुर्भुज की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसकी ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये वाली दो भुजाएं भी समांतर हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या ये एक विषम चतुर्भुज है? ये तो पक्का एक विषम चतुर्भुज है जहां इसकी दो भुजाएं समांतर हैं। पहली परिभाषा के अनुसार ये एक विषम चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी। यदि ये माने कि केवल दो समांतर भुजाएं तो ये एक विषम चतुर्भुज नहीं है, और यदि ये माने कि कम से कम दो समांतर भुजाएं तब ये एक विषम चतुर्भुज है। तो इसलिए मैंने यहां सवालिया निशान लगाया है। परंतु इसके लिए भी एक नाम है। ये विषम चतुर्भुज की परिभाषा में आए या ना आए, परंतु यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है।
तो यहां पर आप इसे निश्चित तौर पे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। तो विषम चतुर्भुज में जैसा कि अभी चर्चा हुई कि इनकी आमने सामने की भुजाएं या यूं कहें कि इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, जैसे ये दो भुजाएं और ये भुजा समांतर है इस भुजा के। तो ये बात हुई पैरेललोग्राम की। और समांतर चतुर्भुजों का वर्गीकरण और आगे तक भी किया जा सकता है। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हों तो वो एक आयत यानी रेक्टेंगल कहलाता है। इसे मैं यहां बनाता हूं। ये सब समांतर चतुर्भुजों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि ये दोनों और अभी जो मैं बनाऊंगा। ये सब समांतर चतुर्भुजों की श्रेणी है और इनमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और यदि इसके चारों कोण 90 डिग्री के हों यानी समकोण हों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि किसी बहुभुज के भीतरी कोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के भीतरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और यहां पर भी आप ये देख सकते हैं, लेकिन चलिए इसे अगली वीडियो में सिद्ध करेंगे। हाँ, इसे आयत या रेक्टेंगल कहा जाता है। समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं समांतर और इसके चार समकोण। अब एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण तो नहीं है, 90 डिग्री के नहीं है, लेकिन इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, इसे कहते हैं हम रोम्बस यानी समचतुर्भुज। मैं इसे यहां बनाता हूं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसकी ये भुजा इसके समांतर है और ये इसके, और इसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान है। तो इस भुजा की लंबाई बराबर है इस भुजा की लंबाई के और इस भुजा की लंबाई बराबर है इसके। तो ये हो गया समचतुर्भुज यानी रोम्बस। तो ये तय हो गया कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम समचतुर्भुज हों या आयत हों ये जरूरी नहीं है। अब कुछ हो सकता है जो आयत भी हों और समचतुर्भुज भी। देखिए ये यहां पर है आयत, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर अब मैं एक वेन डायग्राम बना देता हूं। ऐसी आकृतियों का हो गया ये हिस्सा और समचतुर्भुज वाली आकृतियों का हिस्सा ये वाला है। तो क्या देखा यहां आपने? यहां पर हैं चार 90 डिग्री के कोण। अब यदि इनकी भुजाओं की लंबाई भी समान हो जाए तब ये कुछ ऐसा बनेगा। वो निश्चित ही समांतर चतुर्भुज होगा जिसके चार समकोण हैं और सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। इस आकृति के बारे में तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत जानी पहचानी है। ये कहलाती है वर्ग यानी स्क्वायर। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं और ये आयत की श्रेणी में भी आते हैं और इन्हें आप समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते और सभी समचतुर्भुज भी वर्ग नहीं होते और इसी प्रकार सभी समांतर चतुर्भुज भी वर्ग नहीं होते। ये यहां पर देखिए, ये ना तो आयत है, ना समचतुर्भुज, ना ही वर्ग। तो ये था संक्षिप्त विवरण और वर्गीकरण चतुर्भुजों का। अगली वीडियो में हम इनके गुणों के बारे में जानेंगे और इन्हीं पे आधारित कुछ रोचक समस्याओं को हल भी करेंगे।